पिछले 50 सालों में अफ्रीका में 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा एड मनी इन्वेस्ट की जा चुकी है। ये अमाउंट स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया जैसे देशों के पूरे जीडीपी से भी ज़्यादा है। ये सब शुरू हुआ था तब 11% अफ्रीकन गरीबी में जी रहे थे, लेकिन 90s तक इतने सारे पैसे और ग्लोबल कैंपेन के बाद भी ये नंबर बढ़कर 66% तक पहुंच गया और आज भी ये 38% है। मतलब जब एड प्रोग्राम शुरू हुआ था तब उससे 3 गुना ज़्यादा। 90s-50s में एक एवरेज वेस्टर्न यूरोपियन एक एवरेज अफ्रीकन से 5 टाइम्स ज़्यादा अमीर था, लेकिन आज ये गैप बढ़कर 13 टाइम्स हो गया है। आज भी आधे से ज़्यादा अफ्रीकन रोज के $5.50 से कम में जीते हैं और लगभग 600 मिलियन लोगों के पास तो इलेक्ट्रिसिटी तक भी नहीं है। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका हमेशा से दुनिया के बाकी हिस्सों से ज़्यादा गरीब रहा है, लेकिन कई दशकों तक वेस्ट का जवाब हमेशा से एक ही रहा, वो गरीब हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? उन्हें और पैसा दो। बस वही हुआ। 90s-60s के बाद से अफ्रीका में जाने वाली एड का अमाउंट लगभग 120 टाइम्स बढ़ गया और ये स्ट्रेटजी लोगों को पसंद भी आई। जब हम एड के बारे में सोचते हैं तो हमें स्कूल बनते हुए, रोड बनते हुए और डेवलपमेंट होते हुए नजर आता है। और वैसे भी इसी तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने यूरोप और अमेरिका को वर्ल्ड पावर हाउस बनाया था, लेकिन अफ्रीका में ये फॉर्मूला काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसका सबसे ऑब्वियस रीजन जो लोग देते हैं वो है कोलोनियलिज्म। यूरोप ने इस कॉन्टिनेंट को बर्बाद कर दिया और ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम छोड़ दिए जहाँ से डिक्टेटर्स और करप्शन का ऊपर आना ऑलमोस्ट गारंटीड था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आज पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो अफ्रीका को दिया जा रहा है वो सिर्फ वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक्चुअली इस कॉन्टिनेंट को और ज़्यादा गरीब बना रहा है। हकीकत ये है कि वेस्टर्न देशों की डेकेड्स लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स ही शायद अफ्रीका को आगे बढ़ने से रोक रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एड ने दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन फेलियर की फाउंडेशन रखी। दोस्तों, एक समय था जब फॉरेन एड को एक मैजिकल बुलेट माना जाता था, एक ऐसा गारंटीड तरीका जिससे पूरे अफ्रीका को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला जा सके। और 90s-60s तक ऐसा सोचने की वजह भी थी, क्योंकि जहां जहां ये मॉडल ट्राई हुआ था वहां ये काम कर गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप बिल्कुल तबाह हो चुका था, हर तरफ बर्बादी थी, सिटीज, इंडस्ट्रीज, सब कुछ टूट गया था। और इस सब के साथ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी था। वेस्टर्न यूरोप के देश में कम्युनिस्ट पार्टी तेजी से पॉपुलर हो रही थी। डर ये था कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं बनी तो वेस्टर्न यूरोप या तो कम्युनिज्म अपना लेगा या फिर सोवियत यूनियन इसे इन्वेड कर लेगा, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा नाइटमेयर होता। इसलिए 1947 में यूएस गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोग्राम अनाउंस किया, द मार्शल प्लान। 1948 से 1952 के बीच अमेरिका ने यूरोप में $13 बिलियन डाले, जो आज के टाइम के हिसाब से लगभग $160 बिलियन है। जिसका आइडिया ये था कि अगर यूरोप को बड़ा पैसा दिया जाए तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा और ग्रोथ स्टार्ट होगी, और ये काम भी कर गया। मार्शल प्लान के बाद 10 साल में यूरोप के जीडीपी पर कैपिटा में लगभग 35% की ग्रोथ हुई। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये एक मैसिव सक्सेस था, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें समझ आया कि एड के थ्रू वो देशों को अमीर बना सकते हैं और साथ ही नए ट्रेडिंग पार्टनर्स और कम्युनिज्म के खिलाफ लॉन्ग टर्म एलाइज बना सकते हैं। मार्शल प्लान के सक्सेस के बाद अमेरिका ने अपनी नज़र एक नए कॉन्टिनेंट पर डाली, अफ्रीका। उस समय अफ्रीका अभी भी कोलोनियलिज्म के असर से जूझ रहा था। 1960 में सब सहारन अफ्रीका में एवरेज इनकम $150 से कम थी, लिटरेसी रेट 30% से नीचे था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 45 ईयर के आसपास थी। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में रोड नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं थी और सही से काम करने वाली गवर्नमेंट भी नहीं थी। लेकिन अफ्रीका के पास कुछ ऐसा था जो अमेरिका चाहता था, वो था नेचुरल रिसोर्सेस। इस कॉन्टिनेंट के पास ऑयल, कॉपर, डायमंड और रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े रिसोर्सेज थे और रैपिडली बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ अफ्रीका को एक फ्यूचर इकोनॉमिक जायंट के रूप में देखा जा रहा था। अगर अमेरिका मार्शल प्लान जैसा सक्सेस यहाँ रिपीट कर लेता तो वो एक नया इकोनॉमिक फ्रंटायर अनलॉक कर सकता था, एक मजबूत अलाई बना सकता था। फिर क्या था? पैसा अफ्रीका की तरफ बहने लगे। 1960s में सब सहारन अफ्रीका को हर साल लगभग $500 मिलियन की एड मिल रही थी।
लेकिन 1990s तक ये नंबर्स 40 टाइम्स बढ़कर $20 बिलियन तक पहुंच गया और अफ्रीका दुनिया का सबसे एड डिपेंडेंट रीजन बन गया। दोस्तों 1990s तक युगांडा, माली और बर्किना फासो जैसे देश में गवर्नमेंट बजट का 60% से ज़्यादा हिस्सा एड मनी से आ रहा था। लेकिन इतनी बड़ी कैश इंजेक्शन के बावजूद हालात और ख़राब हो गए। 1970 से 2000 के बीच अफ्रीका का एवरेज इनकम एक्चुअली घट गया, जबकि इस दौरान उन्हें लगभग $600 बिलियन की एड मिली। पर स्ट्रेटजी बदलने के बजाय वेस्ट ने अपनी अप्रोच और बढ़ा दी। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लॉन्च किए और G8 ने प्रॉमिस किया कि वो अफ्रीका के एड को डबल करेंगे और 2030 तक पॉवर्टी खत्म करने का गोल भी रखा। और अब ये सिर्फ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नहीं रही थी, ये एक पब्लिक मूवमेंट बन चुकी थी। आम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट कर रहे थे, स्कूल फंड रेसर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सेलिब्रिटीज चैरिटी सॉन्ग्स गा रहे थे और सबका एक ही बिलीफ था, पैसा भेजना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और धीरे धीरे ये एक पावरफुल नैरेटिव बन गया कि अफ्रीका की पॉवर्टी का रीजन पॉलिटिक्स, करप्शन या बैड गवर्नेंस नहीं है, बल्कि सिर्फ पैसा की कमी है। और अगर हम बस थोड़ा सा और पैसा दे दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2010 तक अफ्रीका में एड का फ्लो बढ़कर $50 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गया था, जो हिस्ट्री में सबसे बड़े लेवल का एड था। लेकिन लगभग 2 डेकेड्स बाद भी ये एफर्ट अपने गोल से बहुत पीछे रह गया। आज भी 400 मिलियन अफ्रीकन रोज के $2 से कम में जीते हैं, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा नंबर है। और पूरे कॉन्टिनेंट का ग्लोबल ट्रेड में शेयर अभी भी 3% से कम है। और ये एक ऑब्वियस सवाल खड़ा करता है कि जब एड ने यूरोप की इकोनॉमी को इतना तेजी से उठा दिया तो अफ्रीका में ये फेल क्यों हो गया। दोस्तों एक्सपर्ट्स ने इसके कई रीजंस दिए हैं, जैसे कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी से लेकर उसके कॉलोनियल पास्ट तक। लेकिन पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स के बीच एक थ्योरी ने खास ध्यान खींचा है। दोस्तों जब मार्शल प्लान वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ था, तब यूरोप के पास फंक्शनिंग स्टेट का एक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस था। वहाँ के मिनिस्ट्रीज, लीगल सिस्टम और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। डैमेज हुए जरूर थे, लेकिन डेकेड से चल रहे थे। ये इंस्टीट्यूशन ही वो फ्रेमवर्क थे जिनकी वजह से रीबिल्डिंग पॉसिबल हुई। वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और लॉज इन्फोर्स कर सकते थे, जो एक स्टेबल और फंक्शनिंग सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। लेकिन अफ्रीका में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर अफ्रीकन स्टेट ने अभी अभी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। उनकी गवर्नमेंट या तो नई थी या फिर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से इनहेरिट की गई थी। और दोनों ही केस में इन इंस्टीट्यूशन का मेन डिजाइन एक ही पर्पस के लिए था, वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के कॉन्ट्रास्ट में इन स्टेट्स का काम रूलिंग एलाइट के इंटरेस्ट को सर्व करना था, ना कि लोगों के। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को मेजर करने वाले इंडेक्स ने हमेशा अफ्रीकन कंट्रीज को लिस्ट के नीचे रखा है। 2025 के पॉलिटी डेमोक्रेसी रैंकिंग में बॉटम 30 कंट्रीज में से लगभग आधी अफ्रीकन नेशन आते हैं। तो सोचने में यह मुश्किल नहीं है कि ऐसे स्टेट में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर डाले जाएं तो क्या गलत हो सकता है। जो पैसा रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए था, वो सीधा रूलिंग एलाइट के हाथों में पहुंच जाता था। वो प्रेसिडेंट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं, या मिनिस्टर्स जो $60,000 के रोलेक्स वॉच पहन के एंटी पॉवर्टी मीटिंग में दिखते हैं, ये सब उसी करप्शन का सिंबल है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि अफ्रीका हर साल लगभग $30 बिलियन करप्शन के चक्कर में खो देता है। और पिछले 50 सालों में इतनी एड मिली है, उसमें से 30% तक पैसा चोरी हो गया। मतलब हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर लिटरली चोरी हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये पैसा वेस्ट हो रहा है, बल्कि ये पैसा उन्हीं इंस्टीट्यूशन को और मजबूत बना रहा है जो डेवलपमेंट को मुश्किल बनाते हैं। दोस्तों एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू पैसा मिलता है, और जब लोग टैक्स देते हैं तो वो बदले में सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं। अगर रूलिंग क्लास ये सर्विसेज देने में फेल हो जाए तो लोग नई गवर्नमेंट की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन एड डिपेंडेंट कंट्रीज में ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अपना फंडिंग फॉरेन डोनर से लेती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश के लोग क्या सोच रहे हैं, और इसी वजह से करप्शन बिना किसी बड़े डोमेस्टिक रेजिस्टेंस के आगे बढ़ता जाता है। ये पैटर्न पिछले 50 सालों में अफ्रीका के पॉलिटिकल प्रोसेस को डिफाइन करता है। मलावी का एग्जाम्पल लें तो 2000 और अर्ली 2010 के दौरान फॉरेन एड उसके नेशनल बजट का 40% से ज्यादा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ये पैसा का मिसयूज किया, लग्जरी कार खरीदने में, प्राइवेट होम्स बनवाने में और इंटरनेशनल शॉपिंग ट्रिप तक में।
अब आप सोचेंगे कि ऐसे स्कैंडल से तो पब्लिक आउटरेजेस होनी चाहिए थी। आखिर गवर्नमेंट वही पैसा चुरा रही है जो पब्लिक के काम के लिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट का पैसा फॉरेन रिसोर्सेज से आ रहा था। तो जिनके ऊपर इस मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था, यानी कि मलावियन सिटीजन्स, उनके पास सिस्टमिक चेंज मांगने की ताकत ही नहीं थी। और ये सिर्फ मलावी तक सीमित नहीं है, यही डायनेमिक पूरे कॉन्टिनेंट में डिकेड से रिपीट हो रहा है। और इसी वजह से आज भी अफ्रीका में करप्शन के लेवल इतने हाई हैं। ऑफ कोर्स कुछ लेवल तक करप्शन हर कंट्री में होता है, खासकर जब वो अपने ईयरली डेवलपमेंट स्टेज में होती है। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में भी कई कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर लेती हैं। लेकिन यहाँ आता है एड का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम। ये ग्राउंड अप डेवलपमेंट को बहुत मुश्किल बना देता है, क्योंकि एड इस रूट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। अक्सर जो चीज एड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है वो लोकल बिजनेसेस के डायरेक्ट कंपटीशन में होती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। ईयरली 2000 तक कुछ अफ्रीकन नेशन में बेचे जाने वाले कपड़ों का 80% तक अब्रॉड से आता था। पहली नज़र में ये एक विन विन लगता है, कपड़े सस्ते मिल रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज अपना वेस्ट रिड्यूस करके खुश हैं। लेकिन इसका असर लोकल अफ्रीकन इंडस्ट्री के लिए डिजास्टरस था। सिर्फ घाना में 1990 से 2010 के बीच 80% से ज़्यादा डोमेस्टिक टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गई। इसके साथ हजारों जॉब्स गायब हो गई और उनके साथ चली गई वो नॉलेज, मशीनरी और नेटवर्क जो एक होम ग्रोन इंडस्ट्री सस्टेन करने के लिए जरूरी थे। असल में पिछले 2 डेकेड्स में अफ्रीका का इंडस्ट्रियल सेक्टर श्रिंक कर गया है और इस कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी 15% से घटकर अब सिर्फ 10% रह गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। एकेडमिक रिसर्च कहती है कि ऑन एवरेज फॉरेन एड इंडस्ट्रियलाइजेशन को हर्ट करता है। इवन वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, उसने भी ये माना है कि जब एड बढ़ता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग वीक होता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। एड इकोनॉमी के इंटायर स्ट्रक्चर को ऐसे तरीके से डिस्टर्ब कर देता है जिससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाती है। और ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रीज असल में अमीर कैसे बनती हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में दुनिया के लगभग हर वो देश जिन्होंने रैपिड डेवलपमेंट अचीव किया है, उन्होंने ये काम एक एक्सपोर्ट लीड मॉडल के थ्रू किया है। जैसे साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना, इन सब ने पिछले कुछ सालों में मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है और उन्होंने ये वेस्टर्न कंज्यूमर के लिए लो कॉस्ट गुड्स बनाकर और फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच कर किया। वक्त के साथ इस प्रोसेस ने उन्हें इंडस्ट्रियलाइज होने में मदद की, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खड़ी करने में हेल्प की और फिर धीरे धीरे वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने का मौका दिया। लेकिन पूरे प्रोसेस का एक इसेंशियल पार्ट है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है वीक करेंसी मेंटेन करना। अगर एक कंट्री अपनी करेंसी को वीक रखती है तो उसके एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते लगते हैं और इससे फॉरेन बायर्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई डिमांड लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में मदद करती है और वैल्यूएबल फॉरेन इनकम लेकर आती है, जो आगे चलकर डेवलपमेंट को और फ्यूल करती है। लेकिन एड मनी इसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट डालती है। जब किसी कंट्री में फॉरेन एड का पैसा आता है तो उसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट या एड ऑर्गेनाइजेशन उसे खर्च कर सके। लेकिन ये कन्वर्जन करते ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उस करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी मिल रही है, लेकिन असल में ये एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा करती है। एक एक्सपेंसिव करेंसी का मतलब होता है कि फॉरेनर्स के लिए उस कंट्री के गुड्स और प्रोडक्ट्स और महंगे हो जाते हैं, और जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक टोटल डिजास्टरस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट लीड मॉडल ईस्ट एशिया में इतना सक्सेसफुल रहा, वो अफ्रीका जैसे रीजन में रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज अफ्रीका में एक्सपोर्ट सिर्फ लगभग जीडीपी का 20% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि सक्सेसफुल ईस्ट एशिया इकोनॉमीज जैसे हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान में ये शेयर उसका डबल से भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एड से कोई फायदा नहीं होता। थियोरेटिकल तौर पे एड डेवलपमेंट के क्रूशियल गैप को फील करती है, जैसे रोड बनाना, स्कूल बनाना और पावर ग्रिड डेवलप करना, जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। और यहीं से अफ्रीका के फॉरेन एड का पूरा स्टोरी समझ आता है कि ये सिर्फ फेलियर की कहानी नहीं है, बल्कि गलत अजम्पशंस की कहानी है, जहाँ पे शुरुआत में गोल था देशों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, और वहाँ रिजल्ट मिला डिपेंडेंसी, वीक इंस्टीट्यूशन और लोकल इंडस्ट्रीज का कोलैप्स।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एड का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्राइसिस के टाइम में जैसे वॉर या नेचुरल डिजास्टर में एड बहुत वाइटल शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं। पर जब बात आती है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की, तो सच ये है कि एड ने वो ट्रांसफॉर्मेशन कभी डिलीवर नहीं किया जिसका वादा किया गया था। अगर हम सच में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं तो फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने पर, लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने पर और ऐसे सिस्टम क्रिएट करने पर जहां गवर्नमेंट अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, ना कि फॉरेन डोनर्स के। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, ये डिपेंडेंसी का चक्कर बार बार रिपीट होता रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।